हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, एनटीपीसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस की हमारी वीडियो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है और आज के इस वीडियो में हम चौथा मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। लगातार हमारी ये 20 वीडियो की सीरीज़ है। 20 मॉक टेस्ट लगाएंगे हम एग्जाम से पहले। डेली सुबह 7:30 बजे एग्जाम तक हम ये मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। आपको एक भी मॉक टेस्ट स्किप नहीं करना है। हर एक मॉक टेस्ट आपको अपनी गलती बताएगा। सेल्फ एनालिसिस के थ्रू आप अपने स्कोर को लगभग 25 से 30% यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। जो भी स्टूडेंट लास्ट तक टिकेगा, मतलब लास्ट मॉक टेस्ट तक मेरे साथ जाएगा, 100% वो एग्जाम को क्रैक करेगा। इससे पहले 3 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो मॉक टेस्ट नहीं लगाएं तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आप प्रीवियस मॉक टेस्ट को भी लगा सकते हैं। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है इस टेस्ट को लगाने के लिए। पहले एक बार जल्दी से हम वो कवर कर लेते हैं, फिर हम टेस्ट की तरफ चलेंगे। पहला, सीरियस बनो। बिस्तर पर लेटे हो तो उठ जाओ। हमको बैठना है टेबल कुर्सी पर, ठीक है। कोई भी टाइम पास वीडियो नहीं होगा। तुम्हारा रियल प्रैक्टिस टेस्ट है, क्योंकि जिस तरीके से तुम प्रैक्टिस करोगे उसी तरीके से पेपर में परफॉर्मेंस होने वाली है। तो पहला चीज़ समझ में आ गया, हमको बिस्तर पर लेटे लेटे वीडियो नहीं देखना है। टेबल कुर्सी पकड़ लो, टेबल कुर्सी पर बैठकर हमको ये वीडियो कंप्लीट करना है, ये टेस्ट लगाना है। दूसरा रूल ये है कि 1 से 40 तक कॉपी के अंदर एक नंबरिंग कर लो। जो भी आपका क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत हो रहा है, आपको यहाँ पर टिक करते हुए चलना है। पहला क्वेश्चन अगर सही होता है तो टिक कर दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो गलत करना है, तीसरा क्वेश्चन सही हो रहा है तो सही करना है टिक हमको, ठीक है। लास्ट में हम पूरा स्कोर देखेंगे हमारा कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। इसमें मैंने कुछ आपके लिए टारगेट भी रखा है। अगर आप 30+ स्कोर कर लेते हो, विच मीन्स एनटीपीसी सीबीटी 1 आपका लगभग निकल ही गया है। अगर आपका स्कोर 25 से 30 के बीच में है तो आप बाउंड्री लाइन पर हो। थोड़ी सी मेहनत की आपको ज़रूरत है, तो जो गलती हो रही है उसको पहचानो और प्रैक्टिस करो। और 25 से अगर कम स्कोर आ रहा है आपका तो घबराना नहीं है, अभी भी समय है। अच्छे से रिवीजन करो। जो मैंने आपको 10,000 एनटीपीसी के 1-लाइनर दिए हैं उनको पढ़ो। यूट्यूब के ऊपर जो मेरी जीएस की मास्टर सीरीज चल रही है एनटीपीसी की, उसको फॉलो करो। आपका स्कोर 30+ हो जाएगा। तीसरा रूल है, एक बार में आपको पूरा टेस्ट लगाना है। टुकड़ों टुकड़ों में मत बांट देना इसको कि 10 क्वेश्चन तो हमने सुबह लगा लिए, 15 क्वेश्चन शाम को लगा लिए, तो ऐसे नहीं चलेगा। जैसा एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, वैसे ही पूरा मॉक टेस्ट लगाना है, एक बार में, बिना रुके, बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ में। क्लियर? चौथा रूल है, आखिरी रूल, मैं हर एक क्वेश्चन को क्लियर पढ़ूंगा ऑप्शन के साथ में। फिर आपको 5 सेकेंड मिलेंगे। 5 सेकेंड में आपको अपना फाइनल आंसर डिसाइड करना है। उसके बाद में मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से न सिर्फ प्रैक्टिस होगी बल्कि हर सवाल के पीछे का आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़, अगर इस पूरे टेस्ट का आपको बाद में प्रैक्टिस करना है तो जो 10,000 1-लाइनर मैंने जीएस के दिए हैं आपको एनटीपीसी के लिए, 29 रुपीज़ का पैकेज है वो। इसी पैकेज में ये 20 वीडियो टेस्ट आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर भी आप इस टेस्ट के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर अभी भी आपने 29 रुपीज़ वाला अगर वो जीएस का पैकेज नहीं लिया है 10,000 1-लाइनर का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप ले सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन दिखेगा। इसमें कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर है, इसमें जाओगे, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी स्टार्ट करने से पहले। अब हम टेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को कंट्रोल करता है? ऑप्शन है मिड ब्रेन, मस्तिष्क का मध्य भाग, मस्तिष्क का अगला भाग, फॉर ब्रेन। सी ऑप्शन है मेडुला ऑब्लंगाटा, मज्जा, या डी ऑप्शन अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, मज्जा, मेडुला ऑब्लंगेटा। ये मस्तिष्क का निचला हिस्सा होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है और इसे हम ब्रेन स्टेम का हिस्सा कहते हैं। ये हमारे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, यानी वो क्रियाएं जो बिना हमारे सोचने के अपने आप हो जाती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, सांस लेना, हार्ट बीट, दिल की धड़कन, या ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना। ओके, तो यहाँ पर सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, शब्द जीयूआई का अर्थ है? ऑप्शन है जनरल यूनिवर्सल इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल अनस्टॉल इंटरफेस, या जनरल यूटिलिटी इंटरफेस। तो इसका करेक्ट आंसर है जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक इंटरफेस है जो यूजर को विजुअल एलिमेंट्स, आइकन, बटन, इनकी हेल्प से कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने को देता है। जीयूआई का पूरा नाम ध्यान रखिएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज, मैक ओएस या एंड्रॉइड सभी जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1981 में अपने देश के
इतिहास में सबसे बड़ी कर कटौती पर हस्ताक्षर किए, ये नीति किस आर्थिक सिद्धांत पर केंद्रित थी? ऑप्शन ए लॉफर कर्व, लॉरेंस कर्व, कुजनेट कर्व या फिर स्वीजी किंग्ड डिमांड कर्व। इसका करेक्ट आंसर है लॉफर कर्व। देखिए, रोनाल्ड रीगन की आर्थिक नीति को कहा जाता है रिग्नोमिक्स। इसका फोकस क्या था? लो टैक्सेस, फ्री मार्केट और लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कम सरकारी हस्तक्षेप। लॉफर कर्व क्या बताता है? ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो बताता है कि बहुत कम टैक्स सरकार को कम राजस्व देगा, बहुत ज़्यादा टैक्स लोग कम कमाएंगे तो टैक्स छुपाएंगे और काम छोड़ेंगे, और ऑप्टिमल टैक्स लोग कमाएंगे भी, टैक्स भी देंगे, सरकार को भी ज़्यादा राजस्व मिलेगा। तो इसी सोच के आधार पर रीगल ने कहा था कि टैक्स कम करो, लोग ज़्यादा कमाएंगे, इकोनॉमी तेज चलेगी और सरकार को भी ज़्यादा टैक्स मिलेगा। तो यहाँ पर लॉफर कर्व ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायणन को किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर के राधाकृष्णन, के सिवन, ए सोमनाथ या डॉक्टर जे माधवन। तो वी नारायणन इसरो के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर ए सोमनाथ की जगह पर नियुक्त हुए हैं। यहाँ पर सी आंसर। इसरो की बात करेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की स्पेस एजेंसी है जो अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों और मिशनों को संचालित करती हैं। 1969 में ये स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट कौन थे इसके? विक्रम साराभाई थे। ये चीज भी आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का पहला रिवर डॉल्फिन जनगणना सर्वेक्षण किया गया, इसमें देश में डॉल्फिन की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई? ऑप्शन है 5432, 5890, 6327 या 4765। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII द्वारा 2021 से 2023 के बीच डॉल्फिन सर्वे कराया गया था, जिसका डेटा अब जाकर रिलीज किया गया है। सर्वे में 6327 रिवर डॉल्फिन्स रिकॉर्ड की गई। कितनी? 6327, जिसमें से 6324 गंगा डॉल्फिन्स हैं और 3 इंडस रिवर डॉल्फिन शामिल हैं। ये जो सर्वे है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन और ब्यास रिवर में किया गया था। इस सर्वे में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन काउंट हमको देखने को मिला। कितना? 2397। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार पंडित राम नारायण का निधन हो गया। पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन है वीणा, सारंगी, घाटम या फिर सरोद। तो इसका करेक्ट आंसर है सारंगी, बी आंसर। नवंबर 2024 में भारत के प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित राम नारायण का मुंबई में निधन हो गया था। ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित थे, सारंगी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन भारतीय रेगिस्तान की विशिष्ट विशेषताओं के बारे में गलत है? ऑप्शन है इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है, ये अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है, यहाँ पर प्रतिवर्ष 250 मिलीमीटर वर्षा होती है, और डी ऑप्शन है इसमें रेत के टीले हैं। तो रेगिस्तान की विशेषताओं की बात हो रही है और गलत कथन पहचानना है, तो हमको समझ में आ रहा है सी ऑप्शन। यहाँ पर बोला गया प्रतिवर्ष 250 मिलीमीटर वर्षा होती है, ये गलत है। थार रेगिस्तान की बात कर रहे हैं अपन, भारतीय रेगिस्तान में, तो औसतन वार्षिक वर्षा वहाँ पर 250 मिलीमीटर नहीं होती है, ये 100 से 500 मिलीमीटर के बीच होती हैं, जो इसे अत्यंत शुष्क क्षेत्र बनाती हैं। इसीलिए सी जो है ये बिल्कुल गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन है 1861 ईस्वी, 1872, 1881 या फिर 1882 ईस्वी में। करेक्ट आंसर है इसका 1872। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में कराई गई थी, जिसे एक प्राथमिक जनगणना माना जाता है। हालांकि 181 में पहली व्यवस्थित और आधिकारिक जनगणना हुई थी, जिसे आज भी भारत की पहली जनगणना माना जाता है। लेकिन प्रश्न के अनुसार पहली बार जनगणना का प्रयास 1872 में हुआ था। अब एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछे उस हिसाब से हमको आंसर देना है। यहाँ पर पहली बार जनगणना की बात हुई है, इसलिए 1872 सही है। अगर ऐसा पूछते कि पहली संपूर्ण और नियमित जनगणना कब कराई गई थी, तब हम आंसर 1881 टिक करते। चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। भारत के बड़े जिलों का सही क्रम क्षेत्रफल में क्या है?
ऑप्शन दे रखे हैं हमको कच्छ, लेह और जैसलमेर को लेकर। तो यहां पर सही आंसर होगा इसका आंसर डी। देखिए, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े जिले जो है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, तो कच्छ सबसे बड़ा है, फिर लेह आता है एंड देन फिर जैसलमेर। इनमें सबसे बड़ा जिला कच्छ है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। सेकेंड नंबर पर आता है लेह जो कि लद्दाख में स्थित है। तीसरे नंबर पर आता है राजस्थान में स्थित जैसलमेर। एरिया के हिसाब से देखें तो कच्छ का जो एरिया है वो 45,674 स्क्वायर किलोमीटर है। लेह की बात करें तो 45,110 स्क्वायर किलोमीटर एंड जैसलमेर की बात करें तो 38,401 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तो सही क्रम होगा इसका कच्छ, फिर लेह एंड देन फिर जैसलमेर, जो कि डी ऑप्शन हमको समझ में आ रहा है। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, या फिर डी ऑप्शन है कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। करेक्ट आंसर है इसका दक्षिणी अंडमान एवं छोटे अंडमान के बीच स्थित है दक्कन पास। दक्कन पास की बात कर रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक वाटर चैनल है, जल डमरू मध्य है। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान द्वीपों के बीच स्थित है। यह चैनल अंडमान सागर में नौवन मतलब नेविगेशन और द्वीपों के बीच आवागमन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दर्रा जो है मछली पकड़ने और समुद्री व्यापार के दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो करेक्ट आंसर है सी आंसर, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है? ऑप्शन है आर्टिकल 35, आर्टिकल 25, आर्टिकल 75 या आर्टिकल 45। तो करेक्ट आंसर है इसका आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रिलेशन को डिफाइन करता है, परिभाषित करता है। यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह अनुच्छेद कार्यपालिका की संरचना और शक्तियों के बीच संतुलन स्थापित करता है। आर्टिकल 75 सी आंसर। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है? ऑप्शन है समूह 2 और समूह 17 से, समूह 1 और समूह 3 से, समूह 1 और समूह 17 से, या समूह 2 और समूह 4 से। तो हाइड्रोजन की बात हो रही है। हाइड्रोजन ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के गुणों से मेल खाता है। ऑप्शन सी सही होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे, चलिए समझते हैं। हाइड्रोजन एक बहुत ही खास एलिमेंट है क्योंकि यह पीरियोडिक टेबल में किसी एक ग्रुप में पूरी तरीके से फिट नहीं होता। ये एलिमेंट दो ग्रुप के साथ सिमिलरिटीज दिखाता है। ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स और ग्रुप 17 हैलोजन्स। कैसे मेल खाता है? देखिए, ग्रुप 1 से समानता किस तरीके से दिखाता है? हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जैसे अल्कली मेटल्स में होता है, तो बिल्कुल मैच खाता है। ग्रुप 17 से समानता कैसे दिखाता है? हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है ताकि इसका शेल फुल हो जाए जैसे हैलोजन करते हैं। इसलिए हाइड्रोजन एक ऐसा यूनिक एलिमेंट है जो ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों से मेल खाता है। तो यहां पर सी आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 2012 ओलंपिक में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? ऑप्शन है हॉकी, तीरंदाजी, फुटबॉल या कुश्ती। तो इसका सही आंसर है तीरंदाजी, आर्चरी। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो कि लंदन में स्थित है, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियमों में गिना जाता है। 2012 लंदन ओलंपिक जो हुआ था उसके दौरान इस ऐतिहासिक मैदान का इस्तेमाल आर्चरी तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए किया गया था। यह फैसला प्रतीकात्मक रूप से भी खास था, ब्रिटिश हेरिटेज और मॉडर्न ओलंपिक स्पोर्ट्स का एक अनोखा संगम दिखाने के लिए। तो 2012 ओलंपिक जो था उसमें लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आर्चरी इवेंट जो है वो आयोजित किया गया था। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा बट हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। हॉकी हो नहीं सकता क्योंकि सिंथेटिक कोर्ट की ज़रूरत होती है। कुश्ती की बात करें, रेसलिंग की, तो ये एक इंडोर गेम है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फुटबॉल का अलग ही स्टेडियम होता है, उसको रीयूज़ नहीं कर सकते क्रिकेट के स्टेडियम में। तीरंदाजी एक ऐसा इवेंट समझ में आ रहा है हमको, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है। ओपन फील्ड में ये प्रतियोगिता आयोजित होती है, तो इस तरीके से भी आप थोड़ा सा सेंस लगा सकते हैं और करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन है क्रिकेट, बैडमिंटन, लॉन टेनिस या फिर गोल्फ।
इसका करेक्ट आंसर है लॉन टेनिस। विजय अमृतराज और उनके भाई आनंद अमृतराज भारत के प्रसिद्ध लॉन टेनिस प्लेयर में गिने जाते हैं। 1990 और 1980 में भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया था इन दोनों ने, खास करके डेविस कप टूर्नामेंट में। विजय अमृतराज ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में भी पहुंचे थे। उन्होंने विंबलडन और यूएस ओपन में क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया। तो किस खेल से जुड़े हैं? लॉन टेनिस। सी आंसर। डॉक्टर मंगल पर्णी बाल मुरली कृष्ण को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार मिला? 1980, 1991, 2000 या 2010? तो डॉक्टर मंगल पर्णी की बात करें, भारत के महानतम कर्नाटिक क्लासिकल वोकलिस्ट में से एक थे। वो एक गायक ही नहीं बल्कि एक संगीतकार, बहुवाद्य यंत्र वादक और कवि भी थे। उन्हें 1991 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण, जो कि देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में अद्वितीय योगदान के लिए दिया गया था 1991 में। बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टियन स्टॉकर किस देश के चांसलर बने? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया या स्वीडन? तो क्रिस्टियन स्टॉकर की बात हो रही है, ये ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने। ऑस्ट्रिया के 29वें चांसलर बने हैं क्रिस्टियन स्टॉकर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऑस्ट्रिया में कोई त्रिपक्षीय गठबंधन सत्ता में आया है। किस पार्टी के मेंबर हैं क्रिस्टियन स्टॉकर? कंजर्वेटिव पीपल्स पार्टी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अमित शाह, अमिताभ कांत, अमिताभ घोष या आशुतोष सुब्रमण्यम? तो इस बुक को लिखा है अमिताभ कांत ने। नीति आयोग के फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अमिताभ कांत, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई। अमिताभ कांत जो भारत सरकार के G20 शेरपा थे, ये पुस्तक भारत की G20 अध्यक्षता 2023 में थी, उसके अनुभव, चुनौतियों और उपलब्धियों पर आधारित है। तो यहाँ पर अमिताभ कांत बी आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, युद्ध अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? ऑप्शन है जापान, इंडोनेशिया, नेपाल या फिर श्रीलंका? करेक्ट आंसर है यहाँ पर युद्ध अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 का आयोजन नवंबर में किया गया था इंडोनेशिया के जकार्ता में। भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति का आयोजन किया जाता है। 2012 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर इंडोनेशिया करेक्ट आंसर है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, अनु कपूर या आमिर खान? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 1969 से मूवीज में लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। पहली बार देविका रानी को दिया गया था और 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार के 54वें प्राप्तकर्ता हैं। इससे पहले 2023 में वहीदा रहमान को 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर ए आंसर। नेक्स्ट है, यूएस ओपन 2024 का मेल और फीमेल सिंगल का टाइटल किसने जीता है? ऑप्शन है जेनिक सिनर और आरेना सबलेंका, कार्लोस अल्कराज और ईगा स्वेतेक, कार्लोस अल्कराज, बारबोरा क्रेजिकोवा या फिर जेनिक सिनर और बारबोरा क्रेजिकोवा ने? तो 2024 यूएस ओपन की बात हो रही है। मेल सिंगल का टाइटल जीता है जेनिक सिनर ने। इटली के देखिए प्लेयर हैं, इन्होंने मेन सिंगल का टाइटल जीता। वहीं अगर हम वुमेन सिंगल की बात करें तो आरेना सबलेंका ने जीता, जो कि बेलारूस से आती हैं। तो जेनिक सिनर एंड आरेना सबलेंका, मतलब ए आंसर यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर आगे बढ़ें, 20 सेकंड के अंदर जल्दी से मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। लास्ट टाइम के लिए एनटीपीसी का कंप्लीट पैकेज हमने आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। जीएस, मैथ्स एंड रीजनिंग तीनों की यहाँ पर आपको ई बुक मिल जाएगी इस पैकेज के अंदर। मैथ्स के टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर ई बुक मिल जाएगी विथ सॉल्यूशन के साथ में। ऐसे रीजनिंग की भी मिल जाएगी एंड जीएस के आपको यहाँ पर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए 1 लाइनर दिए गए हैं। तो 64 रुपीज़ का पैकेज है मात्र, ये आप ले सकते हैं इसको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में जाएंगे, फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर दिखेगा, इसमें जाएंगे तो ये पैकेज आपको मिल जाएगा। इसमें डेली एक मॉक टेस्ट भी हम आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं, जिससे कि आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए, दिसंबर 2024 में इनमें से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव आयोजित किया गया? ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम, असम
या अरुणाचल प्रदेश? हॉर्नबिल उत्सव जो है फ्रेंड्स, ये नागालैंड राज्य में आयोजित किया जाता है। 2024 में बात करें तो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में नागालैंड राज्य में आयोजित किया गया। 10 दिनों तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है हॉर्नबिल उत्सव को। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिसंबर 2024 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास में शक्तिकांत दास, संजय मल्होत्रा, वीवी चारी या रघुराम राजन। तो आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय मल्होत्रा को। आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं ये, शक्तिकांत दास के स्थान पर नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पड़ोसी देशों से मिलने वाली सीमा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पाकिस्तान रेड क्लिफ, चीन मैकमोहन, अफगानिस्तान डूरंड, श्रीलंका रॉयल सीमा। तो यहां पर डी वाला जो ऑप्शन है ये पूरी तरीके से गलत है। भारत की सीमाएं जो है बॉर्डर कई देशों से लगती हैं, इनके बीच ऐतिहासिक सीमा रेखाएं जो है निर्धारित हैं। पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अफगानिस्तान के साथ जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे डूरंड रेखा। लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच कोई भी सीमा रेखा नहीं है, इनके बीच समुद्र है जिसे पाक स्ट्रेट कहते हैं। रॉयल बॉर्डर नाम की कोई भी सीमा रेखा नहीं है। तो डी आंसर। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है, ऑप्शन है तांबा मतलब कॉपर, लोहा, जस्ता और मैग्नीज। तो करेक्ट आंसर है इसका जस्ता, जिंक। भारत की मिट्टियों में अनेक सूक्ष्म तत्वों की कमी देखने को मिलती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सबसे कमी जो देखने को मिलती है वो जस्ते की मिलती है, जिंक की मिलती है। जस्ता पौधों की वृद्धि और विकास मतलब डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। इसकी कमी के कारण फसलों की उपज जो होती है उस पर असर पड़ता है। जस्ते की कमी खास करके काली मिट्टी, कछारी मिट्टी और लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। इसीलिए भारत की मिट्टियों में सबसे ज़्यादा जिंक की कमी पाई जाती है। जिंक, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामित करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति या फिर प्रधानमंत्री? तो करेक्ट आंसर इसका राष्ट्रपति। राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन, नॉमिनेशन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये प्रावधान आर्टिकल 80 के तहत आता है। इन सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के आधार पर नामांकित किया जाता है। इसका उद्देश्य संसद में गुणी और विशेषज्ञ व्यक्तियों की भागीदारी एंश्योर करना है। तो यहाँ पर बी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, कंबाला नामक पारंपरिक खेल में किस जानवर को दौड़ाया जाता है? घोड़ा, ऊंट, भैंस या फिर बैल? तो इसका करेक्ट आंसर है भैंस। कंबाला दक्षिण भारत, खास करके कर्नाटका के तटीय क्षेत्र जैसे कि उडुपी और मैंगलोर में खेला जाने वाला एक पारंपरिक खेल है। इसमें भैंसों की जोड़ी को एक कीचड़ भरे धान के खेत में दौड़ाया जाता है और उनके साथ एक व्यक्ति भी दौड़ता है। यह खेल न सिर्फ स्पोर्ट है बल्कि एक संस्कृति और धार्मिक उत्सव भी होता है, जिसमें स्थानीय किसान और ग्रामीण बड़े उत्साह से पार्टिसिपेट करते हैं। कंबाला को कभी कभी बुल रेसिंग या फिर बफेलो रेसिंग भी कहा जाता है, लेकिन इसमें विशेष रूप से भैंसें ही दौड़ती हैं। तो सी आंसर बफेलो। रमन अपने वाहन में पीछे देखने के लिए उपयुक्त दर्पण चाहता है, उसे किस प्रकार का दर्पण लगाना चाहिए? ऑप्शन है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, समतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण या फिर अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। तो करेक्ट आंसर है इसका कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसकी सतह बाहर की ओर उभरी होती है। ये जो दर्पण है ये रिफ्लेक्टेड रेस को बाहर की ओर फैलाता है। इसकी इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे रियर व्यू मिरर के लिए यूज किया जाता है। यह वाइड फील्ड ऑफ व्यू देता है, पीछे की चीजें ज्यादा क्षेत्र में दिखाई देती हैं। कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी मतलब वर्चुअल, सीधा और छोटा इमेज बनाता है। दूर की चीजें भी इस मिरर में साफ दिखाई देती हैं। यही कारण है कि सभी 2 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन जो होता है उनमें रियर व्यू मिरर कॉन्वेक्स होते हैं, ताकि ड्राइवर को पीछे का पूरा दृश्य अच्छे से दिख सके। तो कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। अगला है, सबसे पहली के शेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं?
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए 2, 8, 4 और 6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एटम में इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल या फिर शेल में देखने को मिलते हैं। इन शेल को K, L, M, N ये नाम दिए गए हैं और हर शेल में इलेक्ट्रॉन की एक मैक्सिमम संख्या होती है। इस संख्या को हम फॉर्मूले से निकालते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n², जहां पर n शेल नंबर होता है। अब K शेल की बात हो रही है तो पहली देखिए शेल है ये, तो n = 1 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 × 10⁻², जो कि हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हो। वैसे तो पता ही है कि K शेल पहले आती है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ए आंसर बिल्कुल सही होगा। हाइड्रोजन, हीलियम दोनों में इलेक्ट्रॉन सिर्फ K शेल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, सुपरस्क्रिप्ट। करेक्ट आंसर होगा इसका सुपरस्क्रिप्ट, डी आंसर। कंप्यूटर में बोल्ड, इटैलिक और जो रेगुलर है वो फॉन्ट स्टाइल होती है, और जो सुपरस्क्रिप्ट होती है वो एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, फॉन्ट स्टाइल नहीं होती है। सुपरस्क्रिप्ट का यूज जो होता है वो मैथमेटिकल और साइंटिफिक नोटेशन के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर x², y², इस तरीके से। किसी बंद कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के किस प्रभाव के कारण सुनाई देती हैं? ऑप्शन ए प्रतिध्वनि, इको, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन या फिर अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। तो करेक्ट आंसर है इसका विवर्तन, डिफ्रैक्शन। किसी बंद कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के विवर्तन, डिफ्रैक्शन प्रभाव के कारण सुनाई देती हैं। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब कोई साउंड वेव किसी ऑब्स्टिकल मतलब अवरोध या फिर छेद के पास से गुजरती हैं तो वो मुड़ जाती हैं और फैल जाती हैं। यही वजह है कि आवाज दीवार के पीछे से भी मुड़कर हमारे कान तक पहुंच जाती है। हम बिना व्यक्ति को देखे भी उसकी आवाज सुन पाते हैं। यहाँ पर बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल की भूमिका संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए भाग 4, भाग 5, भाग 6 या फिर भाग 7। करेक्ट आंसर है इसका भाग 6। राज्यपाल की भूमिका और शक्तियां संविधान के भाग 6 में वर्णित हैं, जो राज्य सरकार से संबंधित हैं। इसमें आर्टिकल 153 से 167 तक राज्यपाल के पद, उनकी शक्तियां, कार्य और शपथ का विवरण मिलता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो भाग 6 सी आंसर। मेड्रिना किस सिलेंट्रेटा जंतु का सामान्य जेनरिक नाम है जिसका शरीर नरम ट्यूब के आकार का होता है, जो बड़े समूहों में एक साथ रहते हैं? ऑप्शन ए ब्रेन कोरल, सी एनिमोन, सी फेन या मेडुसा। करेक्ट आंसर होगा इसका ब्रेन कोरल। मेड्रिना एक प्रकार का निडेरियन एनिमल है जो क्लास एंथोजोआ में आता है और कोरल स्पीशीज का हिस्सा है। इनका शरीर सॉफ्ट और नली जैसा होता है और ये बड़ी कॉलोनियों में एक साथ रहते हैं, यानी सैकड़ों हजारों इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मिलकर एक बड़े कोरल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। मेड्रिना अक्सर ब्रेन कोरल के नाम से भी जानी जाती हैं क्योंकि इसकी बाहरी बनावट मानव मस्तिष्क ब्रेन की तरह होती है। ये कोरल्स रीफ बिल्डिंग कोरल होते हैं जो समुद्र में मैरीन इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही जरूरी हैं। इसीलिए मेड्रिना को ब्रेन कोरल के रूप में पहचाना जाता है, न कि सी एनिमोन, सी फेन या मेडुसा के नाम से। तो यहाँ पर ए आंसर। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? ऑप्शन ए नागालैंड, म्यांमार, असम और त्रिपुरा। मिजोरम भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक है। मिजोरम की सीमा 2 देशों और 3 राज्यों से जुड़ी हुई है। 2 देशों की बात करें तो बांग्लादेश और म्यांमार। वहीं अगर हम राज्यों की बात करें तो असम से सीमा लगती है, त्रिपुरा से लगती है और मणिपुर से लगती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मिजोरम की सीमा किससे नहीं लगती है, तो नागालैंड से नहीं लगती है। ये आंसर। नेक्स्ट है, किस स्थिति में राष्ट्रपति को आर्टिकल 356 लागू करने की अनुमति होती है? ऑप्शन ए फाइनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक संकट, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, विदेश नीति की असफलता, फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी या डी ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर। इसका करेक्ट आंसर है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति को तब राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाने की अनुमति देता है
जब वहां का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। इसका उपयोग तब होता है जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही हो। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या राष्ट्रपति स्वयं संतुष्ट होने पर इसे लागू कर सकता है। इसे 6 महीने तक लागू किया जा सकता है और आवश्यक होने पर 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर बी आंसर। नेक्स्ट है, mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को क्या कहा जाता है? पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसोम, पॉलीमर या मोनोमर? करेक्ट आंसर है इसका पॉलीसोम। क्यों कहते हैं, देखिए जल्दी से बता देता हूं आपको मैं। mRNA क्या है? M मतलब मैसेंजर आरएनए। नाम से स्पष्ट है कि एक संदेशवाहक है जो डीएनए से प्रोटीन बनाने का कोड लेकर आता है। अब राइबोसोम का काम क्या होता है? जो कि एक प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री होती है, इस mRNA के कोड को पढ़कर प्रोटीन बनाता है। क्लियर? अब एक ही mRNA पर कई राइबोसोम एक साथ बैठ जाए और सब एक एक करके प्रोटीन बना रहे हो, तो ऐसे राइबोसोमों के समूह को क्या कहा जाता है? पॉलीसोम कहा जाता है। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है, mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को क्या कहा जाता है? तो पॉलीसोम। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एड्रेनालिन हार्मोन को किस नाम से भी जाना जाता है? हैप्पी हार्मोन, सैड हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन या डाइजेस्टिव हार्मोन? तो करेक्ट आंसर है इसका फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, लड़ो और उड़ो हार्मोन। देखिए एड्रेनालिन क्या करता है? एड्रेनालिन को एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। ये एक इमरजेंसी हार्मोन होता है, आपातकालीन हार्मोन। जब आप डरते हो, गुस्सा होते हो, खतरे में होते हो, तब यह हार्मोन जो होता है एड्रेनल ग्लैंड से तेजी से निकलता है। इसीलिए इसे कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, जो बॉडी को इमरजेंसी के लिए अलर्ट करता है। सी आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से किस डिवाइस का उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है? माउस, फ्लॉपी डिस्क, कीबोर्ड एंड मॉनिटर? तो क्लियर समझ में आ रहा है? फ्लॉपी डिस्क डेटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती थी। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती थी वो 1.4 MB के आसपास होती थी और ये एक प्रकार की मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम थी। आज फ्लॉपी डिस्क की जगह पर USB ड्राइव, SSD और क्लाउड स्टोरेज ने ले लिए हैं। बी आंसर। इनमें से कौन सी फंक्शन की स्पेलर को सक्रिय करती हैं, एक्टिवेट करती हैं? ऑप्शन है F7, F5, F9 या शिफ्ट प्लस F7? तो करेक्ट आंसर है इसका F7। MS ऑफिस में जो F7 फंक्शन की होती है, इसका यूज MS वर्ड और MS एक्सेल में स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग के लिए किया जाता है। यह यूजर को टेक्स्ट एडिटिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ पर F7 ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? ऑप्शन है आर्टिकल 323 क, 329 क, 343 क या 243 क? तो आर्टिकल 323 क बिल्कुल सही होगा। देखिए CAT जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसका गठन आर्टिकल 323 ए के तहत किया गया है। जब कोई व्यक्ति CAT के फैसले से संतुष्ट नहीं होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। आर्टिकल 323 ए स्पेशल ट्रिब्यूनल्स को बनाने की अनुमति देता है और उनके फैसलों की जुडिशियल रिव्यू भी सुप्रीम कोर्ट में संभव होती है। देखिए आर्टिकल 323 ए भारत के संविधान में एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत सरकार सरकारी कर्मचारियों के मामलों को सुनने के लिए एक विशेष अदालत बना सकती है, जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। और ये कोर्ट सिर्फ उन मामलों को देखती हैं जो सरकारी नौकरी से जुड़े हो, जैसे कि अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर या सर्विस कंडीशन से जुड़ी दिक्कतें। इसका फायदा क्या होता है कि सरकारी कर्मचारी को जल्दी और सस्ती न्याय व्यवस्था मिलती है और उसे लंबे समय तक आम अदालत में केस नहीं लड़ना पड़ता है। ये जो है संविधान के 42वें संविधान संशोधन के बाद अस्तित्व में आया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आर्टिकल 323 क क्या बोलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यूमा इंडिया ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन है चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन, HS प्रणय या PV सिंधु? तो करेक्ट आंसर है इसका PV सिंधु। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा ने इंडियन बैडमिंटन प्लेयर और 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट PV सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। डी आंसर। तो ये 40 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल सही करे होंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने 1000 अगर वन लाइनर को ध्यान से पढ़ा होगा और जो भी मैंने क्वेश्चंस अभी यूट्यूब पे सॉल्व कराए मास्टर वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत, उन्होंने सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना लिए होंगे। अब आपको करना ये है
कि जो भी आपका स्कोर आया है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पता चलेगा इससे कि आपका स्कोर क्या चल रहा है, और अपने साथ ईमानदार रहिएगा। जो भी आपका फाइनल स्कोर है वही कमेंट करिएगा, जिससे आप नेक्स्ट टाइम अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सके। अपनी गलती को पहचानो, एनालिसिस करो कि कौन सा पार्ट आपका वीक है, उसको रिवाइज करो, एंड ये चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में काम आएगी। आपके एग्ज़ाम के स्कोर को 25 से 30% बढ़ाएगी। एनटीपीसी को लेकर 20 वीडियो मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ यूट्यूब पर। बेटर होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा रखें। एनटीपीसी के लिए अगर जीएस को लेकर अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो जीएस का मैंने बहुत अच्छा सॉल्यूशन बना रखा है आपके लिए। देखिए, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने आपको जीएस के लिए फ्रेंड्स 10,000 वन लाइनर दे रखे हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और ऐसे क्वेश्चन भी है जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैंने उसको आपके लिए प्लान कर रखा है। इसके अलावा जो हम ये 20 वीडियो मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी मैंने इसी पैकेज में, जो अपना 10,000 वन लाइनर वाला पैकेज है जीएस का, इसी में मॉक टेस्ट डाल दिए हैं। आप इसकी वहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अलग से आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। 10,000 जीएस के वन लाइनर वाला पैकेज ले लो। 29 रुपीज़ प्राइस है इसकी मात्र। प्रिंट आउट ले लेना, 30-40 रुपये में प्रिंट आउट निकल जाएगा आपका। अच्छे से रिवीजन करते रहो। कहाँ से लोगे आप ये? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, यहाँ से भी आप इस पैकेज को ले सकते हो। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स वाला एक फोल्डर है, जिसमें जाओगे तो कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर दिखेगा, इसमें आपको मिल जाएगा। ऊपर ही ऊपर ऑप्शन दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक कर इसको एनरोल कर सकते हैं। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।